ने अपनी कहानी जानी थी, तो मैं पूछती हूँ और बताएंगे। तो सपना बहन, आप बताओ कि जो सतयुग है उसमें कितनी कलाएं होती हैं? 16। अच्छा, उसकी जो मनुष्य आत्माएं वहां पर होंगी, देव आत्माएं, उनकी कौन कोई 5 क्वालिटीज बताओ। जो आत्मा की 5 क्वालिटीज होती हैं वही उनकी भी होंगी। हैप्पी, अरे, ब्लिसफुल, पीसफुल। आत्मा की भी ठीक है, मतलब सतयुग में क्या क्वालिटीज रही होंगी वो टोटल मिला के बताओ आप 5। ब्यूटीफुल थे, पीसफुल थे, और पीस पीस लविंग थे, तो केयरिंग होंगे। एक एक में हो गया ये सब, ठीक है। अब ओके। सतयुग में क्या क्वालिटी थी? सतो प्रधान थे वो, और सोल कॉन्शियस थे। वेरी 100% प्योरिटी थी, गुड। और 16 कला पूर्ण थे। ठीक है। बस। यस, हाँ, एक्चुअली काफी अच्छा। कौन हम्म सा वंश कहलाता था वो? देवता। देवता, और वैसे बोलेंगे तो सूर्यवंशी। ठीक है, ठीक। सूर्यवंशी। मतलब काफी समझ आ गया। और वहां की अप्रोक्स पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन उनकी सबसे कम थी। उनकी 9 लाख। थी 9 लाख। मतलब ये नहीं, मतलब रेंज थी ना, आपने 9 रेंज बताई थी। थी। और सत्यु के एंड तक कितनी थी? क्योंकि एंड तक 33 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़ शायद। हाँ, ऐसे याद रख, यही चीज तो है, फिर तो फिर बाद में बिल्कुल भूल जाएंगे। अच्छा प्रतिमा जी, कॉपी में मत देखो, यहाँ देखकर बताइए। हाँ, 9 लाख से 2 करोड़। चलो ठीक है, अब प्रतिमा जी से पूछ रही है और आप मेरे को दिख रही हैं, आप कॉपी में नहीं देखेंगी। त्रेता युग में टोटल कितनी पॉपुलेशन थी एंड तक? अनम्यूट करके बताइए। 33 करोड़। अच्छा, और ठीक है, अब फटाफट से आ जाओ कलयुग के। कलयुग की 5 क्वालिटीज बताइए, क्या क्या थी कलयुग की कलयुग की क्वालिटी? काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक अहंकार। पूरा पैकेज है। जो हम सब अच्छा, आत्माओं को मिला हुआ है, ठीक है। और क्या है कलयुग में, आपको क्या दिखता है? कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता तो प्रधानता थी, तो यहाँ क्या है? है। क्या है? क्या कह रहे वहां हो? तो प्रधानता थी सतयुग में, तो कलयुग में क्या है? यहाँ पे वो तमो, तमो। तमो प्रधानता है, बस ऐसे। दमा प्रधानता। गुड। और बताओ फिर यहाँ पर क्या कहलाए जाते हैं? वो लोग सूर्यवंशी कहला रहे थे। व्यभिचारी, व्यभिचारी भक्ति थी इनकी यहाँ पर व्यभिचारी। कलयुग में। ठीक है, क्योंकि हाँ, बहुत सारे जो देवी देवताओं को पूछ रहे हैं। हाँ, और और जो कलाएं थी वो बिल्कुल शून्य थी। गुड। और क्या बोलते हैं, जो एज थी वो बहुत कम हो गई थी, 0 से 60 इयर्स तक। गुड। ऐसे ऐसे ही याद रखना है, और धीरे धीरे ये अपने आप समझ आ जाएगा, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये सब हमें पता लग गया। आज हम अपनी खुद की पावर्स को देखेंगे, और बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि एक चीज पक्का कर लें कि दुनिया में ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने नहीं आती जो इन पावर्स के अलग हो। अगर ये सारी पावर्स, ये सारी शक्तियां आत्मा में अच्छे से हैं और वो ठीक रीति यूज करती है, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसको आप इजीली फेस ना कर पाए, टैकल ना कर पाए। सब कुछ इजी है, ठीक है। तभी तो हम लोगों को टाइटल मिलता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इसलिए टाइटल मिलता है। अच्छा, अभी सब नए नहीं बोलेंगे, ये रिक्वेस्ट है मेरी। अब जो आपके सामने चित्र आएगा, तो सॉरी, पुराने नहीं बोलेंगे, और नए उसको देखकर बताएंगे कि क्या चीज आपको महसूस होती है इस चित्र को देखकर। उस आपसे अगर कोई प्रश्न करे, मैं पूछ लेती हूँ कि जैसे हम लोग 8 पावर्स की बात करते हैं, है ना? तो हमारे सामने, अब मैं ही बता देती हूँ, चित्र मैक्सिमम अगर बोलते हैं तो सामने आता है वो दुर्गा माँ का, क्योंकि शक्तियों का प्रतीक दुर्गा जी को ही मानते हैं।
हम लोगों के यहाँ नवरात्रि सेलिब्रेट भी होते हैं, तो बिल्कुल शक्तियों का हम सब कितने अच्छे से आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, सबको पता है। लेकिन इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखें और सोच कर देखें कि यदि हमारे यहाँ भी कोई स्त्री या कोई बेटी ऐसे 8 भुजा क्या 4, 3, 5 भुजा वाली होगी, तो आपको नॉर्मल लगेगी? प्रतिमा जी नॉर्मल लगेगी? क्या करोगे आप सबसे पहले जाकर? डॉक्टर से क्या कहेंगे? इसकी सर्जरी करा के इसको नॉर्मल बना दो, है ना? कोई भी उस 4 बिल्कुल। भुजाधारी या कोई भी ऐसी भुजाओं वाले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और सबसे पहले सर्जरी कराने को बोलेंगे, नॉर्मल नहीं है ये चीज़। तो कोई देवी माँ हमने कभी सोचा कि ऐसी 8 भुजा की हम इतनी प्यार से पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो कोई रीज़न होगा इन भुजाओं का भी। भुजाओं को बेसिकली क्या माना जाता है? भुजाएँ यानी पावर। शक्ति का प्रतीक होती है, कोई बता रहा है? पावर। पावर, हाँ, शक्ति का प्रतीक होती है और भुजा यानी कि सहयोग भी होता है। हम कहते हैं ना मेरा हाथ बटा दे, हाथ बटाना यानी कि सहयोग दे दे, अपना हाथ लगाएंगे तो कुछ काम हो जाएंगे 2-4। तो और इनको आपने देखा होगा दुर्गा माँ को हमेशा अलग-अलग शस्त्र दिए जाते हैं और वो कहा एक्चुअली हाँ, हम लोग हमारे बंगालीज में क्या होता है, वो 10 हाथ होते हैं दुर्गा के। ठीक है। और उसमें जो 10 हाथ होते हैं, उसमें बेसिकली क्या था, जब ये लड़ने जा रही थी महिषासुर से, हुँ, तब इनको अलग अलग 10 देवताओं ने, मतलब 8 देवताओं ने, दो तो हाथ उनके खुद के थे, अलग अलग 8 देवताओं ने उनको 8 अलग अलग अपना सपोर्ट दिया था इन हुँ, टर्म्स ऑफ पावर। गुड। तो ये वो पावर्स हैं बेसिकली। ये इट्स नॉट पावर दैट शी हैड 8 हैंड्स, हुँ। मतलब उसको उनको वो पावर्स मिले थे। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो एक्चुअली यही है कि पावर्स का प्रतीक अगर किसी को शक्तिशाली बनाना हो, दिखाना हो तो उसको ये ऐसे ही दिखाया जाता है ना? और उस उनको इतनी सारी शक्तियाँ दिखानी है तो ये जितनी क्वालिटीज़ थी ना पावर्स उनको भुजाओं का स्वरूप दे दिया गया। शो कैसे करेंगे? अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी इन्होंने शस्त्र वगैरह धारण किए हैं, गदा है, फूल है, बाण है, त्रिशूल है, इन सबका भी कुछ रीज़न है, ऐसे ही नहीं पकड़ के और कितनी देर पकड़ के रहेंगी। फिर इनको एक शेर की सवारी पे दिखाया जाता है, शेर पे चढ़ के बैठी रहती हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं हमेशा देवी माँ मतलब ऐसा ही स्वरूप, परमात्मा ने आकर बताया हमको कि इन सब का एक आध्यात्मिक रहस्य है और ये जो सूचक है ना सारा का सारा हम आत्माओं का है। ये जो बेसिकली जो सारी शक्तियाँ हैं वो हम आत्माओं की शक्तियाँ हैं। ठीक है? हम आत्माओं की। अच्छा अभी एक और चीज़ कि अभी जैसे भाई ने बोला और हम भी यही सोचते थे कि उन्होंने राक्षसों का वध किया। राक्षसों का मतलब इसके लिए उन्होंने ये सारे शस्त्रों को, अस्त्रों को यूज़ किया। तो बेसिकली कोई राक्षस अगर देखे तो बाहर नहीं थे, वो थे कहाँ पर? राक्षस यानी क्या? हमारे जो विकार है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले भी बताया था, राक्षस कोई सींग लगे राक्षस नहीं इस टाइम भी तो दुनिया में है जो हैवान बन के घूम रहे हैं। तो कोई उनके सींग नहीं अलग से पहचाने नहीं जाते, लेकिन उनके कर्म, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति दिखा देती है कि इनकी सोच, इनका कर्म कैसे है। उनके कर्म दिखते हैं ना, राक्षसों जैसे हैं, हम जानवरों जैसे भी बोलते हैं, हैवानियत को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई वध जो है शरीरों का नहीं हुआ, उन वृत्तियों का हुआ है, तो उसको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे आध्यात्मिक स्वरूप बनकर, ठीक है? खुद भी एकदम आत्मिक स्मृति में टिक जाएँ और सोचते जाएँ ये मेरी ही एक-एक शक्ति है, कैसे है वो समझते जाएँगे। इसको पहले एक ब्रीफ में देख लेते हैं। हमको पहली पावर मिलती है पावर टू विथड्रॉ विस्तार से सार में जाने की शक्ति, अपने को संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरी हमको पावर मिलती है पावर टू पैकअप समेटने की शक्ति। आप इसको नोट भी कर लेना अभी एक एक जब समझाएंगे तब। थर्ड है पावर टू टॉलरेट सहन शक्ति सहनशीलता हमको मिलती है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे ये एक एक पावर्स हम में आती जाती है। 4th हमको मिलती है पावर टू एडजस्ट समाने की शक्ति।
फिफ्थ हमको मिलती है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की। ये भी तो एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आज बहुत कम लोगों में है, राइट, परख पाए, इसीलिए धोखा खा लेते हैं। फिर पावर टू जज, इसी से कोरिलेट है, क्योंकि जो परखेगा अच्छे से वो निर्णय शक्ति उसकी बहुत अच्छी होगी। फिर मिलती है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। और हमको लास्ट मिलती है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने और लेने की शक्ति। तो जब हम राज्यों का सही रीति अभ्यास करते हैं, क्योंकि परमात्मा है ही गुणों का सागर, वैसे शक्तियों का सागर, तो ये आठों शक्तियां एक्चुअली पैकेज में हमको मिलती हैं। और ये शक्तियां मतलब उस अथॉरिटी की पोजीशन पे हम बैठे हैं, उस सीट पर हम बैठे हैं। तो कौन सी शक्ति, ये शक्ति इट्स लाइक कि मेरे मंत्री हैं, जब मैंने जिसको आवाज लगाई और वो उसी टाइम पर आए। तो प्रॉब्लम आज क्या है लाइफ में, जब चुप रहना है होता है तो बोल जाते हैं, जब बोलना होता है तो चुप रहते हैं, जब फेस करना होता है तो सहन कर लेते हैं, सहन करना होता है तब सामना करने लगते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इन छोटी छोटी कमियों से आज जीवन थोड़ा सा ऐसे चल रहा है। और राजयोग के अभ्यास से हमारी ये सारी पावर्स इतनी परफेक्ट हो जाती है कि राइट टाइम पर हम राइट शक्ति का यूज करके हर तरह के किसी भी रूप में, इसको हम माया बोलते हैं, किसी भी रूप में वो राक्षस आए, किसी भी विकार के रूप में, चाहे स्वयं के विकार चाहे अपनों के, हम उन सब का वध करते हैं। अब वध कोई शरीरों का नहीं कर रहे, उन कमी कमजोरियों और पुराने खराब संस्कारों का करते हैं। तो पहला जो हमारा वो पावर है, पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आप इसको जरूर बना लें तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि हमेशा ये पावर्स हमको चाहिए होती हैं। जैसे फर्स्ट पावर टू विड्रॉ लिखा आपने, और उसके नीचे एक छोटा सा टर्टोइज की छोटा सा फोटो बनाना है अपने अकॉर्डिंग, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर हो। तो टर्टोइज की क्या क्वालिटी होती है, आपने देखा होगा कि इसके अगर हाथ पैर देखे तो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, अगर हम पैर रख दें ना दब जाएंगे, मर भी सकता है। लेकिन इसके ऊपर का जो शेल होता है, इट्स वेरी हार्ड, इतना हार्ड होता है कि अगर इस शेल के ऊपर दो हाथी भी चल के चले जाए ना, उसे कुछ नहीं होगा। तो कछुआ क्या करता है कि जब इसको कुछ खाना है, घूमना है, अपने कर्म करने हैं, तो वो आराम से सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही देखता है कहीं कोई आहट है, कहीं उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, या अपनी सब कुछ खा पी लिया, तो ये सोता बहुत है, क्योंकि अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेटकर उस शेल के अंदर चला जाता है। नोबडी कैन जज कि ये पत्थर पड़ा है या कछुआ है, किसी को नहीं पता लग पाता। बहुत ही समझदार हो तो इतना हार्ड शेल होता है, पत्थर जैसा एकदम बड़ा वाला। तो हमको परमात्मा बताते समझाते हैं ये चीज कि हमें भी यही करना है। यानी कि जब आप कर्म क्षेत्र पे हैं, खाना बनाना है, ऑफिस का काम है, कपड़े धोने, जो भी करना है, आप सब कुछ करो। लेकिन जैसे ही कर्म कर लिया, उसके बाद विड्रॉ कर लो। आज प्रॉब्लम क्या, हमें विड्रॉ करना नहीं आता। कर्म करते हुए भी हमारा चिंतन चल रहा होता है, कर्म करने से पहले भी वही चिंतन चल रहा होता है, कर्म करने के बाद भी सोचते रहते हैं। हम समेट ही नहीं पाते अपने को, हमेशा अटैच रहते हैं। और इस क्वालिटी के लिए अगर हमें शक्ति चाहिए तो हमें दो क्वालिटीज चाहिए, इसीलिए जिसको बोलते हैं डिटैच होना और इंट्रोवर्ट होना, यानी कि न्यारापन और अंतर्मुखता, अपने अंदर झांकना, अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये दो क्वालिटीज होने से क्या फायदा होगा। आप मान लो आपने कोई भी कर्म करा, इसको ना अगर बोले साक्षी दृष्टा भी, कि हम जब सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, हम नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे सिचुएशन से अलग होते हैं तो हम सब कुछ समझ पाते हैं। और आज थर्ड पर्सन बनकर बहुत मुश्किल हो गया। आप कई बार देखो, कई ऐसी सिचुएशन होती है आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, लेकिन सेम सिचुएशन में आपका फ्रेंड हो ना, आप बहुत अच्छे से समझा लोगे। लेकिन जब खुद के साथ वो प्रॉब्लम आती है ना, वहीं पे घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब खुद पर बीतती है ना, वो हमको न्यारा होना नहीं आता परिस्थिति से। जैसे ही आप परिस्थिति से न्यारे होते हो, तो आप उस बात को अच्छे से समझ पाते हो। इसका एग्जाम्पल दें तो जैसे कि एक जगह पार्टी में खूब सारे डांस पार्टी चल रही है,
तो हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो एक जगह से बार बार टक्कर लग रही है हस्बैंड को, तो हस्बैंड बार बार कह रहा है कि आप अपनी कोहनी ठीक से रखो, ठीक से रखो। 5-6 बार हुआ, समझे। वाइफ को लगी तो उसको लगा कि ये तो बस बदतमीजी कर रहा है, छोड़ो, हम लोग चलो बालकनी से ही देखते हैं। जैसे ही हस्बैंड वाइफ ऊपर बालकनी में गए तो उन्होंने क्या देखा कि सैटरडे नाइट है, उस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है, और इतना ज्यादा रश होने की वजह से आपस में ये कोहनियां टकरा रही हैं। तो वो जो कर रहा था वो जान के नहीं कर रहा था। आ रही है समझ? अगर वो वहीं पर होता उस डांस फ्लोर पे तो कर जज कर पाता? कभी भी नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम भी उसी परिस्थिति में ही घूमते रहेंगे तो हम कभी नहीं जज कर पाएंगे। हमें उस परिस्थिति से थोड़ा हटकर देखना पड़ेगा, साक्षी होकर। तब आप राइट देख पाएंगे, ये सही कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, या मेरा कसूर है, सामने वाले का है, तब। और अपने को उस परिस्थिति से विड्रॉ करना भी आना चाहिए। तो इससे जो फायदा क्या होता है हमारी लोभ पर, आप सोचो कि लोभ पर विजय कैसे होती है, सोचो। क्योंकि जब हमारी ये जो कर्मेंद्रियां चारों तरफ इधर रहती है ना, तो सारा टाइम आ रही है चीजें लेना, ज्यादा देख लें, ये खा लें, ये कर लें। और जैसे ही हम न्यारे होकर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर हम इस विक्ट्री, ये बहुत बड़ी है, इस लोभ पर हमारी विक्ट्री हो जाती है। वरना बहुत सारी चीजें आप देखो, इधर से उधर खा लिया, इधर से कुछ भी सुन लिया, हर चीज में हमारे एक अंदर चलता रहता है। सबके चलता होगा ना। तो जैसे ही हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम उस लोभ वाली ये जो कमी है सबके अंदर होती है, उससे बच जाते हैं। आ गया? तो पहली हमारी हुई पावर टू विड्रॉ। दूसरी हमारी शक्ति है पावर टू पैकअप। लिखें इसे, समेटने की शक्ति। इसमें क्या है, आपने वर्ड सुना होगा पैकअप, कब यूज होता है? शूटिंग वगैरह चल रही होती है ना, तब पैकअप। तो सब लोग फटाफट पैकअप कर लेते हैं। तो पैकअप करने से क्या है कि यानी कि हमारा रोल खत्म हुआ, अब हमको घर जाना है, अपना अपना कॉस्ट्यूम पहनेंगे और फिर घर निकल लेंगे। यही होता है पैकअप में। एक तो ये है पैकअप, ठीक है। और अभी हम लोग जब इस ड्रामा में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं ना, तो हमें भी पैकअप करना आना चाहिए। हम लोगों को ना समेटना नहीं आता। समेटना यानी कि मान लो हस्बैंड वाइफ की कुछ बातचीत हो गई, कभी लड़ाई हो भी जाती है, तो हो गई ना, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, वाइफ अभी भी गई है, खाना भी बनाएगी, बच्चों को भी पढ़ा लेगी, वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। वो समेट ही नहीं पाती, उस सिचुएशन से अपने को हटा ही नहीं पा रही ना। तो यहाँ पर जो चलता रहेगा, इवन हस्बैंड वापस आ गए तब भी कई बार तो कई दिनों चलता रहता है। तो इस समेटने की शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होती तो संबंधों में क्या आता है, मनमुटाव आता है। मनमुटाव ही इसलिए आता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा एज्यूम करते रहते हैं। और जब हमारे पास समेटने की शक्ति आई, मतलब मान लो जब कई बार हस्बैंड्स को भी बोलते हैं अपना ऑफिस का ना ऑफिस में रखा करो, घर पर घर जैसे रहो, है ना। अब ऑफिस का गुस्सा या ऑफिस की परेशानी, ऑफिस का वर्क घर पे लेकर मत आओ। इसी तरीके से मेरी भी अगर कोई चीज हो गई है तो उसमें बाकी सबका थोड़ी ना कसूर है कि आप खाना बनाते हुए कई बार वो डांट, आप हस्बैंड से बात हुई है, बच्चों पे चिड़चिड़ हो रहे होते हैं, इन लॉज पर भी चिड़चिड़ हो रहे होते हैं, खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता, औरों के साथ भी हम अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते। तो हमको फुल स्टॉप लगाकर समेटना आना चाहिए कि अभी हो गई ना, खत्म, अब नेक्स्ट सीन के लिए तैयार, पैकअप। वहां से पैकअप किया, अब नेक्स्ट सीन के लिए मैं तैयार हूं। तो जब ये वाली क्वालिटी, मतलब इस पावर के लिए हमारे अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर क्या आएगा, क्षमा भाव। जो हम छोटी छोटी बातों में कमी कमजोरियों को यहाँ अंदर भर भर के रखते हैं ना, उसके लिए क्या आना चाहिए, हमें क्षमा करना। करना इजी लगता है? करना इजी नहीं लगता। देखो, अगर एक और तरीके से बताएं समेटने की शक्ति का, तो अगर आपको मान लो जाना है अमेरिका, तो क्या आप पूरा घर लेकर जाएंगे, पूरा बोरिया बिस्तर? नहीं जाएंगे ना। 1 महीने के लिए आपको अमेरिका जाना है, तो आप इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, चाहे खाने की, पहनने की, वो सारी चीजें लेकर जाएंगे। तो अब हमारी जो रिटर्न जर्नी है, सबको पता है ना हमको कहाँ जाना है, वापस परम धाम की ओर। तो इस रिटर्न जर्नी में हम क्या लेकर जाएंगे? अगर ये क्लैरिटी होगी ना, तो आपको फुल स्टॉप लगाना आ पाएगा। क्लैरिटी है ना कि अब हमको क्या लेकर जाना है, कमी कमजोरियां लेकर जानी है, बुराइयां लेकर जानी है, दर्द लेकर जाना है? नहीं,
हमें पुण्य लेकर जाने, अच्छे संस्कार लेकर जाने, प्यार सुख शांति से भरपूर होके जाने। कई बार तो हमारी लाइफ में ऐसी बातें हो जाती है, हम कहते हैं मरते दम तक नहीं भूलेंगे, यानी कि मरते दम तक हम दर्द में रहेंगे। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है क्षमा करना। जब क्षमा तभी कर पाएंगे जब क्लैरिटी है कि मुझे अब समेटने का टाइम आ चुका है, मेरे को कोई हमेशा यहाँ नहीं रहने वाली हूँ, तो समेटना इजी हो जाएगा। वरना हम लोग हमेशा ऐसे ही घुसे रहेंगे। अब कितना आप लेकर जाओगे अमेरिका में, कितने अपनी अटैचियां पैक कर लोगे? पूरा घर तो कोई भी नहीं पैक कर सकता ना। और किसी ने आज तक ऐसा करे 1 महीना के ट्रिप पे जाने, पुराने गंदे से कपड़े ले जाए, पत्थर वत्थर भर के ले जाए, नई चीजें यहीं छोड़ जाए? करता है कोई ऐसा? कभी भी नहीं करते। तो हमें भी क्या करना है, अपने जो वेस्ट थॉट्स हैं पुराने, बहुत सारा अगर आप देखें अपने ना, बहुत सारी नेगेटिव, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने सालों से पकड़ के रखी हैं, और जब भी उन बातों को हम याद करते हैं ना, हमें बहुत दुख होता है, रोना आ जाता है, वो हेट्रेड की फीलिंग आती है, रिवेंज की फीलिंग आती है। तो इस पैकअप की शक्ति से हम उन व्यर्थ संकल्पों पे जीत पा लेते हैं, क्योंकि हमें क्षमा करना आ जाता है। और जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो एक्चुअली हम खुद को क्षमा करते हैं, क्योंकि जब हम उसको क्षमा करते हैं तो हम उन बातों से खुद को हमेशा के लिए रिलैक्स कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, छूट रहे हैं। हमारे अंदर ये देखो चित्र में कितना अच्छा है कि इतने जाले लगे हुए हैं, वो सारी क्लीनिंग हो जाती है दूसरों को क्षमा करने से। प्लस हमको जो हम कार्मिक फिलॉसफी में सेकंड जैन को पूरी कोशिश है, तब समझेंगे कि कार्मिक फिलॉसफी में पता लगेगा कि ये जो मैंने उधेड़ बुन बुनी हुई है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरा किया हुआ मेरे सामने आ रहा है, तो क्षमा करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड शक्ति हो गई हमारे को जो मिलती है, समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। थर्ड हमको मिलती है पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। अब जरा इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, अपने आप में सहन करना शक्ति है, सहनशीलता भी इसको बोलते हैं। आज अगर देखें तो सबसे ज्यादा लेडीज को बहुत ज्यादा रहता है कि जब से हम इस घर में आए हमने तो सहन नहीं किया है। उन्हें बहुत शिकायत रहती है, सबसे ज्यादा तो हमने ही सहन किया है। सारा दिन घर वालों का काम भी करो, बच्चों को भी पालो, ये भी करो वो भी करो, फिर भी वो बेचारी दुखी क्यों? क्योंकि सहन ऊपर से करना नहीं होता, सहन शक्ति अपने आप में शक्ति, यानी कि आपने वो चीज सहन कर भी ली और महसूस भी ना हो। पर अगर आप हर टाइम जता रहे हो तो उसको सहन शक्ति नहीं बोलते। आज इंसान सहन करता रहता है और अंदर से फिर रोता रहता है। इसीलिए ना आप खुद खुश रह पाते हो, ना हाँ जिनके लिए सहन कर रहे हो ताउम्र भी लगे रहो उनको खुशी नहीं दे पाते। कई बार बुजुर्ग लेडीज बोलती है हम ताउम्र यही काम करते रहे, आज तक घर वाले खुश नहीं हुए हमसे, हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो क्रेडिट लेने की बात नहीं है, सहन शक्ति को किस तरह से यूज करते हैं। तो आपको ये ट्री दिख रहा है आम का, कितना अच्छा भरपूर है। तो परमात्मा बताते हैं हम बच्चों को ना ऐसा ही बनना है। कैसे? कि आम का जितना भरपूर ट्री है, जितना है ना, ये पेड़ जितना उतना तो झुका हुआ है। और क्वालिटी इसकी क्या है कि जो इसको पत्थर मारेगा बदले में क्या देगा? मीठा आम, है ना। बदले में पत्थर तो नहीं देगा ना पेड़, मीठा आम देगा। क्यों देगा? क्योंकि आम के पेड़ के पास है ही आम। तो पत्थर मारो चाहे इसको कुछ भी मारो, ये आपको आम ही देगा। इसी तरीके से जब मैं आत्मा, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी ऐसे फ्रूट्स अपने अंदर लगा लेती हूँ, समा लेती हूँ, तो मुझे कोई कटु वचन बोले चाहे कोई मीठे वचन बोले, पर मुझसे क्या निकलेगा? मुझसे क्या मिलेगा सामने वाले को? मिठास, आम की तरह। बन सकते हैं हम ऐसे? लगता है विक्रम भाई पॉसिबल है? हेलो। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल है ना। असंभव तो नहीं है ना, इम्पॉसिबल नहीं है। हम ट्राई करें तो कर सकते। एक आप एक एक्सक्यूज में आप ये कहते हो कि क्षमा कर दो। क्षमा करना तो कोई क्षमा मांग थोड़ी ना रहा है। सामने वाला क्षमा तो तभी करोगे ना जब कोई सामने वाला रियलाइज करेगा नहीं, अपनी गलती को। क्षमा करने का अर्थ होता है कि किसी ने कोई बुरा काम किया और वो बात पकड़ के मैंने रखी है। एक्चुअली जिसने किया वो तो भूल गया, वो तो अपने ऑफिस चला गया, अपना काम कर रहा है।
लेकिन वो बात जब मैं यहाँ पर पकड़ के रखती हूँ ना अपने चित्त पर, जब जब मैं उसको याद करती हूँ मैं दर्द महसूस करती हूँ। और जैसे ही मैंने उसको क्षमा किया मन से, उसको मुंह पे नहीं बोल रहे, मन से क्षमा किया, तो मैंने वो जो जाला लगा लिया था ना वो साफ। अब मैं बार बार उसके बारे में नहीं सोचूंगी। तो क्षमा करने का मतलब है मैं खुद को माफी दे रही हूँ उस घुटन से जो सारा टाइम मैं टॉलरेट करने वाली। ओके ओके ओके। तो फायदा किसको हो रहा है? खुद को हो हमें रहा है। कई बार लोग आते हैं मुझे क्षमा कर दो, यहाँ से हाँ जी ठीक है, पर अंदर नहीं माफ किया होता, अंदर तो फिर भी मैं घुटन महसूस करती हूँ। तो इसलिए क्षमा भाव ये है। और क्षमा कौन कर पाएगा? जो खुद भरपूर होगा। अब देखो, आम का पेड़ है, ये मिठा, इससे भरा हुआ फल तभी तो दे रहा है। अब इसी की आप दूसरा पेड़ देखें जो ठूट सा नहीं खड़ा होता, ना पत्ती है ना कोई फल है, ना वो किसी को हवा देगा, और कोई उसके पास अगर जाएगा तो वो चुभन देगा उल्टा। इतना हार्ड होगा ना, चुभन देगा। तो हम में से भी कई बार किसी के पास प्यार, शांति, सुख ये गुण है ही नहीं। अब जब ऐसी आत्मा के पास कोई आएगा तो उसको क्या मिलेगा? अब जिसके पास जो है वो वही देगा ना। तो कई आत्माएं आप देखोगे आपके आसपास होंगे, मुंह खोलते ही ऐसा लगता है कि जैसे आग के गोले बरसा रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा इतनी दर्द में है, इतना पेन है उनके जीवन में। तो वो मुंह खोले, उनके हाव भाव से ही सिर्फ दुख, अशांति, ऐसी वाइब्रेशंस और ऐसे वर्ड्स निकलते हैं। लेकिन अभी हम लोग खाली नहीं है। हम डे बाय डे जैसे जैसे राजयोग की प्रैक्टिस करेंगे, हम पीस, लव, हैप्पीनेस से भरपूर होते जाएंगे। हम बिल्कुल इस आम के पेड़ की तरह बन जाएंगे। और जैसे जैसे बनते जाएंगे तो फिर हमसे सबको प्यार, सुख, शांति यही मिलने वाले, फ्रूट्स ही मिलेंगे। दीदी, अच्छा, हाँ जी। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना, आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि सेम गलती पर बार बार क्षमा करते जाओ, लेकिन सामने वाले को रियलाइज ही नहीं होता कि मैं सेम मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ। फिर एक पॉइंट आता है जब लगता है कि ये कितनी बार क्षमा करना है मैंने, और कितनी बार मैंने फॉरगिव करना है और फॉरगेट करना है। यस यस, ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनके क्वेश्चन से। हाँ बिल्कुल सही, कई बार ऐसे लोग आते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन अभी एक चीज है, इसके लिए लेट गो करना पड़ता है, ठीक है। और क्या जो क्या करना पड़ता है? लेट गो अच्छा। करना पड़ता है। कुछ चीजें आती हैं, देखो कई बार बच्चों को आप देखो, एक ही चीज समझाते हो फिर रोज समझाते हैं, रोज सेम गलती करते हैं फिर हम रोज समझाते हैं, कई बार इसलिए स्ट्रिक्ट भी हो जाते फिर भी वही गलती। तो यहाँ पर समझना चाहिए ना कि जो हमने समझाया था कि सामने वाली आत्मा का पार्ट ही यही है। लेकिन क्षमा अभी आप उसको उसके लिए नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो कि मुझे उसकी गलती अपने चित्त पे नहीं रखनी है। वो अपना निभा रहा है, मुझे अपना निभाना है। आप अगर भरपूर होते जाओगे ना, सबका मैं क्लियर बोलती हूँ, अगर आप पीस, लव, हैप्पीनेस से भरपूर होते जाओगे ना, तो आम के पेड़ को कभी शिकायत नहीं होती कि मेरे को पत्थर मार रहे हैं, मुझे आम देना पड़ रहा है, कभी भी नहीं होती। पता है दीदी, जो आप बात बोल रहे हो ना ये बिल्कुल सही है, और ये बात समझ में आ रखी है पहले से, और अब तो और अच्छे से समझ में आ रही है। बट एट टाइम्स ना इतनी सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है कि क्षमा करते करते थक जाते हैं। अब एक क्षमा तरफ कर क्षमा भी करना है तो वृत्ति से हमें चेंज भी तो करना है। आज सुबह ये नहीं हाँ, सोचा। हाँ, मुझे एक इसके इसके कंटिन्यूएशन में एक सवाल ये पूछना था कि सपोज मान लो कि किसी से मेरा वाद आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी से मेरा आर्ग्यू, और बहुत बार हुआ, एक ही टॉपिक पे बहुत बार हुआ, एक ही टॉपिक पे बार बार हम लोगों के ओपिनियंस मिसमैच हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं इस पर्टिकुलर पर्सन से बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा और इसका ओपिनियन कभी मैच ही नहीं करता। ठीक है, तो बातचीत बंद हो गई। दुनिया की नजरों में बोले तो बातचीत बंद हो गई, और मेरी नजरों में मैं समझती हूँ कि मेरा जब ओपिनियन ही नहीं मैच कर रहा और आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं हम बार बार, तो बेटर है कि हम एक दूसरे से थोड़ा सा किनारा कर ले, ताकि आर्ग्यूमेंट में ना पड़े और एक अगली पिक्चर ना क्रिएट होए। अब हमारी बातचीत बंद हो गई, और अब बातचीत बंद होने के बाद मैंने उसको क्षमा कर दिया, एज इन मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। तो क्या आप इस व्यवहार को गलत ठहराओगे या इस व्यवहार को ठीक ठहराओगे? अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो गलत, तो कोई खराब व्यवहार नहीं है। लेकिन कोल्ड वॉर वाला जो रखते हैं ना, कि हम्म। यहाँ से कुछ नहीं बोल रहे और यहाँ बहुत कुछ चिंतन चल रहा है, वो हम्म। खराब है। अपने रिश्तों को ओके, खराब कर देता है वो। ठीक है। ओके।
अच्छा, अब ये ना धीरे-धीरे ठीक आपके कैसे करेंगे? सुनिए, अभी ना ये हमारा ठीक चैप्टर है कैसे करेंगे? जैसे अब ये इनके हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, लेकिन ये ठीक कैसे करेंगी? साइलेंस की ये शक्ति हो से। जाएंगे, साइलेंस की शक्ति से हो जाएंगे, और चैप्टर है लंबा, लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे, वरना ये रह जाएगा। अब ये प्रेम और आत्मसम्मान, ये दूसरा गुण जो दिख रहा है ना, ये सहन शक्ति के लिए चाहिए। कैसे? देखो, इनको हम ना स्टोरी से समझते हैं, तो आप लोगों को भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। गौतम बुद्ध के बारे में सबने सुना होगा, बहुत ही सहनशीलता के, जैसे कहते हैं ना, प्रतिमा थे वो। तो एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने बाकी शिष्यों के साथ गए कहीं पर, और वहां कोई उनका एंटी था, कोई बड़ा सा पंडित था वो एक्चुअली। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे, और वो इतनी गालियां उनको दे रहा, लिटरली गालियां, खूब अब्यूजिंग लैंग्वेज, खूब भला बुरा जितना बोल सकता था ना, वो 1 घंटे तक लगातार बोल रहा था। और गौतम बुद्ध लाइक स्माइल करके बैठे हैं। उनके आसपास के शिष्यों को बहुत रोष आ रहा था कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे गुरुजी, ये कितना खराब बोल रहे हैं, क्योंकि जो बोल रहा था वो बिल्कुल वैसे नहीं थे। 1 घंटे के बाद उसको एहसास हुआ ये कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो गौतम बुद्ध को, उसको और ज्यादा रोष आ रहा था, ये बोल क्यों नहीं रहे। तो गौतम बुद्ध जस्ट इतना, उनके शिष्य बोलते कि आप इसको कुछ बोलो तो सही, इतना खराब बोल रहे हैं। तो गौतम बुद्ध बड़े सिंपल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो ये बोल रहा है वो ना मेरे को, मेरी लायक ही नहीं है, ठीक है। मैंने उस चीज को स्वीकार ही नहीं किया ना, क्योंकि वो जो ये बोल रहा है मुझे चाहिए ही नहीं। जो ये गालियां दे रहा है या कुछ भी बोल रहा है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो जो चीज मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी, तो किसके पास रही? उसी के पास रही। वो एकदम शांत हो गया, उसके बाद वो चरणों पे गिर पड़ा कि ये क्या चीज है। इसी तरीके से अगर कोई हमारे लिए कुछ गलत भला बुरा कहता है, जैसे आपको एग्जाम्पल पे भी हमने बताया था, खाने का भी कोई ऐसे, मान लो आप नॉनवेज नहीं खाते, आपको कोई बहुत फोर्सफुली कह रहा है नॉनवेज खाओ, तो आप क्या स्वीकार करोगे? खाओगे? नहीं खाओगे ना। यहाँ तक भी प्लेट ले आया, तो इसका मतलब खाना उसी के पास रहा। इसी तरीके से कोई आपको बहुत भला बुरा कह रहा है, यानी मेरे मन के अंदर वो चीजें जा रही है ना, मन का भोजन है ना वो, सारे के सारे विचार, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते तो वो उसी के पास तो रहा। आपने स्वीकार करना ना करना तो मेरी चॉइस है ना। यहां तक आकर बोल भी दिया, ये जो हर्ट क्रिएट होता है, दुख क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने वो खराब भोजन स्वीकार कर लिया। तो गौतम बुद्ध इसीलिए सहनशीलता, ये भी एक गुण है ना, सहन भी करना लेकिन शीलता साथ हो। तो इसके लिए प्रेम और आत्मसम्मान, अपने लिए इतना आत्मसम्मान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, सबको ही पता है ना। हम सबसे पहले वहीं से उतर जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारा क्या है तब। और फिर आप एक किसी को भी ना प्यार से एक्सेप्ट कर पाएंगे। प्यार से कैसे? अब उनको जो क्रोध नहीं, देखो इससे जो सबसे बड़ी क्वालिटी आती है ना, कि हम क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं। इस गुण से, सहनशीलता के गुण से, जो सबको आज प्रॉब्लम है, हमारा गुस्सा नहीं जाता, हमें बहुत तेज आ जाता है, हमें इरिटेशन होती है, या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। तो अगर आप सहनशीलता को बढ़ाते जाएंगे डे बाय डे, अपने पर ध्यान रखकर खूब पीस लव हैप्पीनेस से भरते जाएंगे और सहनशील होते जाएंगे, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे। और इससे क्या होता है कि जब आप दूसरों को इस तरह से स्वीकार करते ना, मन बिल्कुल मलिन ना कर कर, सामने वाले को समझ आ जाता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस तब वर्क करती है। और ये धीरे धीरे इस चीज को ना समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से सपना बहन आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि सुबह जी भी जी जी। समझ है ना। तो हाँ ये जी। वर्क करता है, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करता। और ये आप सोचो कि सेम बंदा गलती करे जा रहा है और हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे। ये भगवान नहीं सिखाता, लेकिन परमात्मा चेंज करना सिखाता है। अभी आप आगे वाली पावर्स देखेंगे ना तो समझ आएगा। नेक्स्ट पावर हमारी है समाने की शक्ति। अब आ गई आपकी वाली, अब ध्यान से सुनिए। समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। एक्चुअली अभी इस सिचुएशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ के घर में क्लेश हो रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, इस टाइम हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना। और हम लेडीज को हर टाइम ये बड़ा रहता है कि हमसे ज्यादा तो एडजस्ट किसी ने किया ही नहीं, सारा जब से शादी हुई है एडजस्ट ही करते आ रहे हैं। तो एडजस्ट एक्चुअली वो भी कौन सी पावर है, इसको समझें। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है नदी का। नदी भी क्या करती है कि जहां ये कैसे भी पानी ना अपना एडजस्ट करते हुए, चाहे पहाड़ हो कुछ भी हो, अपना जैसे कहते हैं ना बना ही लेता है रास्ता। और रास्ता बनाते बनाते कहाँ पहुंचता है?
सागर में। और सागर की क्वालिटी जो होती है उसमें होती है कि बहुत ज्यादा, एक तो वो गंभीर होता है और हृदय की उसमें विशालता। अब ये दो गुण इसलिए क्योंकि सागर बहुत डीप होता है, उसको गहराई को आप नाप नहीं सकते, इतना डीप होता है। और उतनी ही उसमें विशालता होती है। विशालता मतलब आप देखो अथाह है सागर, नदी फिर भी एक छोटी होती है, सागर बहुत बड़ा होता है। नदी जो चीजें लेकर आती है, कुछ छोटा कचरा कुछ बड़ा कचरा, जो छोटा कचरा होता है वो सागर बाहर की तरफ फेंक देते हैं। अगर देखें एक लहर गई बाहर चला गया। और जो बड़े बड़े होते हैं ना वो अपने अंदर तले में ले जाता है, ऐसी उसमें गहराई होती है। और तले में ले जाकर वो उसको रत्नों में कन्वर्ट कर देता है। अब ध्यान से समझना है इसको रिश्तों में, कि अब अगर हमारे रिश्तों में कोई कड़वाहट है, किसी की कोई बुराई है, किसी की कोई है खराब वो कमी वीकनेस दिख रही है, जिसे मैं बोलूं राक्षसी अवगुण है, मान लिया, अब उसको मुझको अगर मैं अंदर पी गई तो मुझको तो वो दर्द देता रहेगा। तो मुझे दर्द नहीं करना, मुझे उसको कन्वर्ट कर देना, ट्रांसफॉर्म हो जानी चाहिए वो चीज। जैसे कि सागर उस बड़े कचरे को रत्नों में कन्वर्ट कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, उनकी कोई अच्छी विशेषता भी तो होती है, उसको अंदर रखना है। चित्त पर हमेशा दूसरों की विशेषताएं रखनी है। और जब हम दूसरों की विशेषताएं रखते हैं तो हमारी सबसे अच्छी चीज क्या हो जाती है, चीज क्या होती है, हमारे रिश्तों में फर्क पड़ने लगता है। आप देखेंगे, अब एक सिंपल सी चीज है, ये मैं एक ऐसी एग्जांपल देती हूँ। घर की बात चल रही है ना, मान लो सास बहू है, अभी नई नई बहू शादी होकर आई है, अच्छा जी, तो खाना वो इतना अच्छा नहीं बना पाती है, ठीक है। अब एक सास है, वो खाना इतना अच्छा नहीं बनाती जैसा वो चाहती है, कभी जल भी जाता है, तो वो जो सुनती है कि सास बाहर जाकर अपनी बहू की, उस टाइम सहन तो कर लिया, चल बेटा कोई बात नहीं, सहन कर लिया, उस टाइम कुछ नहीं डांटा उससे, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बाहर जाकर औरों को क्योंकि समा नहीं पाई, सहन कर लिया लेकिन समा नहीं पाई, तो पता है मेरे यहाँ की तो बहू ऐसी है, इसको तो ये नहीं आता वो नहीं आता, ये चीजें। अब जब बहू का कभी पाला पड़ता है नेबर से कि भाई मेरी सास ने उनको ये चीजें बताई, उसका मन कैसा होगा, अपनी सास की रिस्पेक्ट कर पाएगी, अंदर से मन खट्टा नहीं हो जाएगा। और वही कोई सास हो कि सहन भी करा और एडजस्ट भी किया, मतलब समा भी लिया, बाहर जाके बुराइयां नहीं कर ली, उसने क्या करेगी, अगर समझदार सास होगी तो उस बहू की कमी दिख गई कि खाना अच्छा नहीं बनाना आता, ठीक है बेटा ये भी समझ आ गया, सहन कर लिया। अब उसकी इस कमी में उसको सहयोग देगी, कैसे, कि नहीं ऐसे नहीं तुम ऐसे बनाओ, और प्यार से, कहीं बाहर जाके उसकी बुराई नहीं करेगी, घर में ही उसको, समझ गए, यानी उसकी वीक पॉइंट था उसी को उसने रत्नों में बदल दिया, और धीरे धीरे वही इस बहू उसी के हिसाब से घर में। और जब बाहर हमेशा क्या बोले, अच्छा है सब बढ़िया चल रहा है, तो कभी भी मलेगी ना, उल्टा उसके मन में रिस्पेक्ट आएगी अपनी सास के लिए कि मेरे में कमी है पर सासू माँ फिर भी इतने प्यार से समझा रही है, वो और चार चीज करने का मन करेगी। तो एक तरफ अगर सहन करना है तो दूसरी तरफ समाने की भी शक्ति होनी चाहिए। आज हमारी प्रॉब्लम है, हम रिश्तों में सहन तो कर लेते हैं पर समा नहीं पाते बातों को, इतनी विशाल हृदयता नहीं होती हमारे अंदर, और समाते हैं तो उनकी बुराइयों को जो सारा टाइम हमको परेशान करती रहती हैं। तो ऐसे में हमारे अंदर कंपैरिजन, ईर्ष्या का भाव बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है कि ये ऐसा तो वो ऐसा नहीं, ये मेरे में कमी, ये वाले ना अवगुण, ये सारे आते हैं। और अगर आपके अंदर जितनी गंभीरता होगी, हृदय की विशालता होगी, आप इस पर विजय पा लेंगे, ठीक है। अब तो सास बहू से इजी हो गया, तो हमको सहन भी करना है लेकिन समाना भी आना चाहिए। बनना है तो पता है, समुद्र को देखें, ऊपर ना लहरें होती हैं, लेकिन जितना अंदर जाएंगे उतना साइलेंस है, समुद्र बहुत शांत होता है। तो हमारे भी ऊपर थोड़ा बहुत हो लेकिन अंदर एकदम शांति हो। हमारे ऊपर तो कई बार चुप्पी होती है, अंदर ऐसे ज्वालामुखी फट रहे होते हैं, होता है रिश्तों में, अंदर तो हमारे द्वंद्व चल रहे होते हैं, ये ऐसे ये नहीं करते वो नहीं करते, और ऊपर से नहीं आप ठीक है अच्छे हैं बहुत अच्छे मिले हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और अंदर हम पता नहीं किस टाइप की बुक लिख रहे होते हैं। तो ऊपर से फिर थोड़ी लहरें आ जाएं संबंधों में, लेकिन अंदर एक दूसरे के लिए
एकदम शांत होना चाहिए, संभाल लेना किसी की कमी कमजोरियों को प्यार से, तब है रिश्ते, तभी सुखी बनेंगे। अच्छा, हमारी नेक्स्ट पावर है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट। परखने की शक्ति जीवन की हर राह पर काम आती है। इवन अगर देखें तो 11 से ही स्टार्ट हो जाती है सब्जेक्ट कौन सा चुने, ये भी एक बड़ा भारी है। आपकी एक गलत परख, कि अपने को परख ही तो नहीं पा रहे कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इंसान को अपनी नहीं परख होती है। इवन इसको अगर देखें तो एक जौहरी को अच्छे से परख होती है ना, कि ये नकली पत्थर है या असली डायमंड है, ये जौहरी को परख होती है, सबको नहीं होती। हमें भी अपनी कमी कमजोरियों को परखने की अक्ल होनी चाहिए, और दूसरों को भी जज कर पाए, अच्छे से परख पाए। इसके लिए क्या चाहिए? विवेक युक्त बुद्धि चाहिए और विचारों की स्पष्टता है। स्पष्टता क्यों? अगर हमारे विचारों में कोई विकार होगा ना, जैसे मोह का हो सकता है, लोभ का हो सकता है, काम का, तो इंसान परख नहीं पाता, सही ले ही नहीं पाएगा। आप देख लें जैसे कि रावण था, रावण में बुद्धि क्या कम थी, लेकिन उसकी बीवी ने समझाया, भाई ने, उसके खुद के बेटे ने, सबने उसको समझाया कि गलत कर रहे हो, रुक जाओ, और नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काम वासना इतनी ज्यादा थी, अहंकार था, तो उसके विचारों पे जैसे पट्टी बंध गई। उसको पता होने के बाद भी वो नहीं रुका, उसने उस गलत कर्म को आगे कंटिन्यू रखा, चाहे मैं मर जाऊं। और यही चीज हमारे साथ भी होती है, कई बार मोहवश होकर हम भी गलत डिसीजन लेते चले जाते हैं, मोहवश परख नहीं पाते। और इस वजह से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम धोखा खाते हैं। आज जो हम लोगों को कई बार कहते हैं ना, मैं बिजनेस में धोखा मिल गया, मैं इसको ठीक से परख नहीं पाया। राजयोग से सबसे बड़ी जो हमको मिलती है, हम दूसरों की वाइब्रेशंस कैच कर पाते हैं। हाँ, हम उनके ओरे को जैसे कि टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, यहाँ रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऊपर से मीठा बोल रहा है, अंदर से क्या है। आपको ना एक स्क्रीन जैसे क्लियर दिखने लगती है, स्कैनिंग कर लेते हैं आप सामने वाले की। तो ये दीदी धीरे धीरे ही होता है ना, ये तो फिर धीरे धीरे ही धीरे आएगा। धीरे होता है, टचिंग हो जाती है, हमें भी हो जाती है, टचिंग एंड मतलब कैचिंग। बिल्कुल पता लग जाता है कि सामने वाला मन में कुछ है, ऊपर से कुछ बोल रहा है। तो हम भी फिर एटलीस्ट हम किसी का गलत नहीं करेंगे, लेकिन चाकू भी तो नहीं खाएंगे। अपने को संभालना तो आ गया ना कि सामने वाला हमको यूज करने वाला है, तो बहुत जरूरी है। आज कितने सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर हम लोग धोखा खा लेते हैं। तो धोखा नहीं खाएं, परख कर सही रीति से हम निर्णय तभी ले पाएंगे जब हम सच में परमात्मा के उस कनेक्शन से जुड़े रहेंगे ना, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी इसी से ही रिलेटेड है, जिसकी परख शक्ति अच्छी उसकी निर्णय शक्ति अच्छी। सिंपल है। 4 साड़ियां हैं, परख कर लेंगे ना, इसका रंग ठीक है, इसकी ये ठीक है, रेट ठीक है, और फिर जाके निर्णय करके एक साड़ी खरीदेंगे। और कई बार निर्णय शक्ति भी हमारी ऐसी मुसीबत की होती है कि वो साड़ी ले आएंगे, उसके बाद भी वो पीली वाली ज्यादा अच्छी थी। डिसीजन ही नहीं है। आज मैक्सिमम लोगों के अगर देखें ना, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर। और तब मैं सोचती हूँ कि ये कपड़ों में डिसीजन नहीं ले सकते, जीवन के बड़े बड़े निर्णय कैसे लेंगे? कई बार एक सही निर्णय आपका जीवन बदल देता है, और एक रॉन्ग डिसीजन कहां से कहां ले आता है। जैसे शादी है, रिश्ते 4 आए हैं, राइट डिसीजन कैसे लोगे परख कर? मुश्किल है ना। 1-2 मीटिंग में तो आप किसी को जज नहीं कर सकते, और हालात हमारे सामने आज। इसी तरीके से बच्चे को मान लो किस स्ट्रीम में जाना है, वहां दिक्कत है, कौन से कॉलेज लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आज तो बच्चों को इसके लिए काउंसलर्स के पास जाना पड़ता है कि हम क्या सब्जेक्ट लें। मैं कई बार सोचती हूँ काउंसलर को क्या पता भाई, तुम अपनी खुद बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पेरेंट्स के पास, टीचर्स के पास लो, पर उसके लिए उनको अलग से पैसे देकर वो ले रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं कि मुझे इसके डिप्रेशन हो रहा है। इंसान मतलब बच्चों, अब इसमें बच्चे या बड़ों की बात नहीं, आत्मा कमजोर हो रही है। और वही राजयोग मेडिटेशन से हमारी कंसंट्रेशन इतनी अच्छी होती है, फोकस्ड बुद्धि होती है, खुद को देख पाते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो कभी रॉन्ग डिसीजन तो हो ही नहीं सकता। निर्णय शक्ति के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता और मन का संतुलन। इसमें भी यही है, मन में अगर कोई विकार आया तो डिस्टर्बेंस आ जाएगी, आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और फोकस्ड बुद्धि होगी ही होगी,
जिसका राजयोग मेडिटेशन अच्छा है, योग इजीली लग रहा है, उसकी इतनी फोकस्ड बुद्धि होगी, उसको बिल्कुल फर्मली डिसीजन लेगा। हमें कभी किसी बड़े ने कहा था कि एक बार निर्णय लेने के बाद, जैसे पहले अगर कोई सोच रहा है तो समझदार है, लेकिन निर्णय करने के बाद अगर सोच रहे हैं तो मूर्खता हुई। अब तो कर चुके ना, अब क्या सोचना। मान लो मैंने इस फलाने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब करो 2-3 दिन तक चर्चा, नहीं वो वाला स्कूल अच्छा था, वो कॉलेज अच्छा था। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। पहले सोचते ना अगर चर्चा करनी थी तो यहाँ अगर हम देखें छोटी छोटी चीजों में यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। और जिसका निर्णय शक्ति अच्छी, मन की एकाग्रता अच्छी, उसका हमेशा राइट डिसीजन होगा, और वो राइट डिसीजन उसको वैसे ही आगे बढ़ाता जाएगा और सफलता मिलती जाएगी। नेक्स्ट हमारी है सामना करने की शक्ति। अब यहाँ थोड़ा सा लेना, ध्यान से सुनिए। गुरमीत जी, सपना जी, जिनका भी क्वेश्चन था कि कई चीजों में जैसे हमने कहा ना कि वो ही बुरे हैं या गलत हैं, उनकी चीजें दिख रही है, तो हर बार हमको टॉलरेट नहीं करना होता, कई बार हमें सामना भी करना पड़ता है। यस, पावर टू फेस भगवान हमको देते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हमको भगवान कहते हैं भाई आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, कोई चाकू मारना है तो चाकू खा लो, कोई घर में चोरी करने आ जाए तो भाई हम तो सीधे साधे, ये तो नहीं करने को बोला ना। अगर हमें चाकू मारना नहीं है तो खाना भी नहीं, हमें किसी को दुख नहीं देंगे तो दुख लेंगे भी नहीं, ये भी तो आप में है। हम कौन है? वो शिव जो शक्ति रूप दिखाया दुर्गा का, तो शेरनी पे बिठाया ना, चूहे पे थोड़ा ना बिठाया हुआ है उसको। तो शेर क्या है? निर्भयता का प्रतीक है ना। वो निर्भयता कैसे आएगी? जब आपके अंदर एकदम सच्चाई सफाई होगी। आप, इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैक्सिमम लोगों को टॉलरेट करो और परिस्थितियों को, जो सिचुएशंस आती हैं अपनी लाइफ में, उनका सामना करो, डट कर सामना। मान लो सडनली किसी अपने की मृत्यु हो जाए, या किसी की बहुत बड़ी बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कुछ ऐसी चीज। अभी कोविड में हमने देखा सडनली कितनों की जॉब चली गई, बिजनेस एकदम उथल पुथल हो गया है, सबको पता है इकोनॉमिकली सभी क्या प्रॉब्लम आई। तो इसमें कई क्या करना है, इसमें सामना करना है ना, फेस तो करना ही पड़ेगा ना। टेंशन लेके, स्ट्रेस लेकर वो तो नहीं हुआ उसको, ये तो अंदर में पीती जाऊं, मैं मतलब इसको टॉलरेट नहीं करना कहेंगे। यहाँ पर हमको सामना करने की शक्ति, ठीक है आई है परिस्थिति, डटकर मुकाबला करेंगे, यानी कि अपने मन को कमजोर नहीं करेंगे। आज इंसान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मन कमजोर हो रहा है ना। तो ये शक्तियां किसको मिल रही है? हमारे मन को, आत्मा को मिल रही है। तो सामना करने की शक्ति के लिए हमें 2 क्वालिटीज चाहिए, निर्भयता भी चाहिए और साहस। कभी किसी बड़े ने ये बताया था कि जीवन में जब मुश्किल टाइम आता है ना, आपका सबसे बड़ा मित्र आपका साहस होता है, इसलिए कभी साहस मत छोड़ना। अगर साहस होगा ना तो आप सब कुछ कर लाएंगे। लाइक क्या होता है कि मान लो सडनली पता लगा हमारे यहाँ जहां भी वर्क करते हैं वो आग लग गई, कुछ भी हो सकता है ना, हम तो एक एग्जाम्पल। अब आग लग गई, किसने करा है, कैसे हुआ, इसमें अगर टाइम वेस्ट करोगे तो जो बचा सकते हो वो भी नहीं बचेगा। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेके उस फायर ब्रिगेड को बुला के वो करोगे तो कम से कम कुछ तो बचा पाओगे। या कई तो आग देख के खुद ही हार्ट अटैक हो गया, उनको ही हॉस्पिटल लेकर जा रहे, बाकी तो जला ही जला। तो इधर हमको बहुत जरूरी है कि जब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आए कभी, तो हमको साहस दिखाना है। ये किसी भी रूप में आ सकती है और सबके साथ आती हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बचता होगा। लेकिन एक तो निर्भय, अब शेरनी एक्चुअली कोई वो माता या कोई भी देवी या लड़की कोई शेर पे बैठी नहीं है। शेर यानी निर्भयता की निशानी, निर्भयता होनी चाहिए, निडर। और निडरता आएगी तब जब अंदर सच्चाई सफाई होगी, बस इतना। विकार होंगे अंदर, खुद आप झूठे होंगे तो कभी नहीं आएगी। और जब ये क्वालिटी होगी हम आजाद फील करेंगे। आजाद मतलब मन फ्री, बिल्कुल बंधन मुक्त फील करेंगे। सामना करने की शक्ति का ये पावर है, अंदर से खुली आजादी होती है ना। एक्चुअली ये बंधन जो होता है हमारे ही विचारों के, विकारों का बंधन होता है, जो उथल पुथल घुमाता रहता है। अकेले रूम में भी इंसान को रातों को नींद नहीं आती है, इसी से पता लग जाता है हम बंधन में। आपकी नींद अच्छी है जब आपका अकेलापन आपका बहुत अच्छा साथी है, आप आजाद है ना, आपके खुद के विचार आप पर हावी नहीं है तब।
ठीक है, तो ये सामना करने की शक्ति अब समझ आ गई। तो कहीं कहीं हमको सहन भी करना पड़ता है, पर कहीं सामना भी। अगर चोर घर आ गया तो मैं क्या करूंगी, उसका सामना ही करूंगी ना, बचाऊंगी ना, कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आपको जो चोरी करनी है कर लो। सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हर परिस्थिति और लोगों में भी देखना है। कई बार रिश्तों में, चाहे हस्बैंड वाइफ का भी हो, जरूर अपनी बात उस टाइम नहीं, लड़ाई के टाइम आप ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही है या कोई ऐसी बात है कि आपको उन तक पहुंचानी चाहिए, वो भी टेक्निक वैसे बताएंगे, वरना उनका मूड जब ठीक हो तो अपनी सच्ची बात को सभ्यता से रखें, लड़के नहीं लेकिन रखें जरूर। इसको फिर कहते हैं ना पावर टू फेस, कि हर टाइम चुप्पी भी जरूरी नहीं है, कुछ बात अगर बोल के ठीक हो सकती है तो जरूर रखें। तो कहीं पर सहन कर लें, कहीं संभालें और कहीं फेस भी कर लें। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सारी ही खैर अच्छी हैं पावर्स, तो कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। हम प्राणी कोई अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, हम सबको सबकी जरूरत है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, सहयोग देना भी आना चाहिए, सहयोग लेना भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। सहयोग देना और लेना कैसे, इसके लिए प्रेम भी चाहिए और समझदारी भी चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रेम भी हो हमारे रिश्तों में आपस में और समझदारी भी हो। आप जैसे जैसे योग का अभ्यास करते हैं तो हमारी ना वाइब्रेशंस बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि हम जैसे इनर हैप्पीनेस, प्योरिटी, पीस आती जाएगी, तो जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही ओरा होगा, वही वाइब्रेशंस चारों तरफ रेडिएट हो रही हैं। तो जब हम किसी के लिए बार बार अच्छे संकल्प करते हैं ना, मान लो घर में भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी उस अच्छाई को और इमर्ज कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। पर कई बार आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो है ही शैतान, ये तो पढ़ता ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं, हम इसको रोज अच्छे से सहयोग देते हैं, हम उल्टा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भगवान सिखाता है हमको कि बच्चे एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखकर भाई भाई की स्मृति से एक तो प्रेम करना, यानी कि दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना। और इसके लिए हम बहुत समझदार, हमारे को बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि वो भी पार्टधारी है, मैं भी पार्टधारी हूँ। ठीक है, अभी हम एक दूसरे को कैसे सहयोग दे सकते हैं। हो सकता है कि घर में बाकी मेंबर्स आपको सहयोग देना ना चाहते हो, ये भी तो हो सकता है। तो क्या अगर वो सहयोग ना दे तो मैं भी ना दूं? ऐसा नहीं करना है। हम जो जिसके लिए अच्छा कर सकते हो, आप तन से, मन से, धन से, जैसे भी कर सकते हैं, जरूर सहयोग दो। और सबसे बड़ी सहयोग हमारा होता है जब हम किसी को मन से सहयोग देते हैं, अच्छी आदतों का सहयोग देते हैं, स्वरूप बनकर देते हैं। वो प्यार, गुस्से से बात करे पर मैं प्यार से बोलूं, ये है बहुत सहयोग। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट क्या होता है, हमारे संबंधों में मधुरता आ जाती है। ठीक है, और परमात्मा कहते हैं पूरे विश्व को सहयोग देना है। तो जब मैं अपने मन को स्टेबल रखती हूँ, पीस, लव से भरपूर रखती हूँ, तो वो वाइब्रेशंस वहां चारों तरफ जाती है। जब मैं अपने तन को फिट रखूंगी, है ना, तन पर भी ध्यान देना है और दूसरों के भी, तन से भी। मान लो आप किसी को जरूरत के टाइम, मैं तो इस चीज को जरूर मानती हूँ कि जरूरी नहीं किसी गरीब को ही जब आप कुछ देते हैं, टाइम मतलब खाना या कुछ, उसका आपको मिलता है दुआ, लेकिन अगर आप ऑन टाइम किसी सही, मतलब नॉर्मल बंदे को भी, आपके घर को वाले को भी, कोई बहुत प्यासा 2 घंटे के बाद आया, आप सोचो आप आए प्यासे और आपको बच्चा कहे मम्मी लो 1 गिलास पानी, तो अंदर से क्या लगता है, थैंक यू। ये सहयोग लेना और देने की बात है ना। तो राइट टाइम पर किसी को सहयोग देना सीखिए, किसी भी रूप में हो सकता है। आज काम वाली है आपकी भाई, उसको आज जरूरत है धन की, आज उसको अपने बच्चे की फीस जमा करानी है, आज आज अगर आप करते हैं तो राइट टाइम पे सहयोग देना है। ये ही आज लोग नहीं कर रहे, कल कर देंगे, परसों हो जाएगा, सामने वाले आत्मा को समझना ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए नेगेटिव सोच के रखना। नहीं, बहुत कम लोग हैं जिन्हें सहयोग देना भी आता है और लेना भी, क्योंकि जैसे जैसे हम दूसरों के सहयोगी बनते हैं ना, तो वो लोग भी हमारे सहयोगी बनने लगते हैं। तो संबंधों में बहुत जरूरी है हार मनी, अर्थात ये हार मानी, झुक जाओ, कोई बात नहीं, झुक जाओ। लड़ाइयों से अच्छा है झुक जाओ। लेकिन कैसे झुकना है, आपको ये पैर नहीं पड़ने,
उनकी जो गंदगी है ना, जो अभी बोला था क्षमा कर दो, और यहाँ से भी हमको चुप रहना है, लेकिन यहाँ से हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव देना है। आज दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, वो मतलब सोचते कुछ, बोलते कुछ, करते कुछ। हमको भगवान क्या सिखाता है, जो सोचो वैसा बोलो और वही करो, और जिसका तीनों है, तीनों चीजें हार्मनी में है, उनके संबंध अपने आप मधुर होते जाएंगे। तो हम सब शिव शक्ति बनने के लिए तैयार हैं? बताइए। हाँ जी दीदी। जी तैयार है। तो शिव शक्ति बनने के लिए क्या चाहिए? ये 8 क्वालिटी, ठीक है? 8 क्वालिटीज को, ये शक्तियों को अपने अंदर जितना हम भरते जाएंगे, हम वही दुर्गा का स्वरूप बन जाएंगे। ओके, तो ये एक बार जिन्होंने ना लिखी हो आराम से लिख लें। जैसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे सामने वाली आत्मा आपको बार-बार चीट करती है, जैसे अभी एक बहन ने क्वेश्चन रखा, बार-बार चीट करना, मतलब आपने एक बार क्षमा कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तो इस बीच में अब जैसे हम उसे सहयोग की शक्ति दें, कौन-सी शक्ति इस्तेमाल करेंगे उसके लिए? आपको वो चीटिंग कर रही है, बार-बार मतलब जैसे कि रखा क्वेश्चन कि क्षमा हमने कर दिया, मन से कर दिया, हमने चलो अपने चित्त पर नहीं रखा, सँभाल के खुद को रखा, लेकिन फिर भी सामने वाला तो सही नहीं हो रहा ना। सामने वाला सही नहीं हो रहा है, तो अपनी परखने की शक्ति देखो ना, कहाँ कमी कर रहे हो। अपनी ना पहले परख देखो, कहीं ना कहीं आप ठीक से उस आत्मा को या खुद को परख नहीं पा रहे हो। परखने की शक्ति को ठीक करो और जज करो इसका वीक पॉइंट क्या है, किस चीज के लिए, क्यों चीटिंग कर रहे हैं। उसके अंदर कोई विकार छिपा हुआ है, उसको फुलफिल करने के लिए चीटिंग क्या करते हैं, तो धन की चीटिंग करते हैं, या रिलेशंस में चीटिंग की जाती है। तो ये चीटिंग का रीजन क्या है, जब उस आत्मा की जड़ से पता लगे ये वाला वीक पॉइंट है, ठीक है, अगर ये वाला वीक पॉइंट है तो हाँ, उसके लिए हम वाइब्रेशन जरूर यूज कर सकते हैं। तब हम जो योग का प्रयोग करते हैं ना, तब कर सकते हैं। और आपको तो काफी हद तक आ गया, बाकी नए लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। दीदी एक चीज पूछनी है, जैसे लोग कहते हैं जैसा खुद होता है वैसे ही लोगों को देखता है, जैसे खुद शकी है या कुछ है वैसे ही होता है। जैसे मेरे साथ भी यही है कि मैं लोगों को परख नहीं सकती, मतलब मुझे हर दूसरा बंदा बुद्धू बना देता है, मैं बन जाती हूँ। फिर मुझे घर वाले यही कहते हैं तू साइड में रखकर, तेरे को हर बंदा बुद्धू ही बना लेता है। तो इसमें परखने की शक्ति कैसे काम आ सकती है? दीदी हम तो परख भी लेते हैं, ऐसा नहीं है परख नहीं आता, परख भी लेते हैं कि क्या गलती हुई है। ऐसा नहीं है नहीं समझ आता है सामने वाले का कि क्या गलती की है उन्होंने। अच्छा, नहीं गलती तो परख ली, अब मुझे भी मैम इससे कार्मिक अकाउंट्स नहीं कहेंगे होता है जो। इस परखने के साथ साथ हमें ये नहीं पता होता ना कि हमारे साथ जो वो चीटिंग कर रहे हैं, कुछ तो वो हमारा प्रीवियस अकाउंट भी तो है, वो भी तो हमें करना है। और वो अभी हम जब परसों समझोगे ना, तो ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि मेरे साथ ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। हम चेंज तो करेंगे पर एक्सेप्ट पहले कर पाएंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन पता लग जाएगा। ठीक है, और अभी हम चलते हैं योग की तरफ। अभी किस और ने कुछ पूछा था इससे पहले बहन ने? हाँ, एक और चीज बोली शेफाली बहन, जो आपने बोला ना, एक चीज ध्यान से सुन लो। अगर कोई आपको सोचता है कि आप मूर्ख हो, आपको कुछ आता नहीं है, आपको समझ नहीं है ना, कई बार ये चीजें बोली जाती, लेकिन जो योग करता जाता है, तो जिसके साथ हमारी बुद्धि लगी होती है ना, हम वैसे होते जाते हैं। परमात्मा क्या है, वो ज्ञान का सागर है ना। उससे ज्यादा बुद्धि किसी में पास होगी, ज्ञान होगा किसी के पास। तो जब परमात्मा के साथ आपकी बुद्धि लगेगी ना, आपके अंदर भी वो ऑटोमेटिकली गुण आते जाएंगे। तो राजयोग तो सबसे पहले आपको बहुत समझदार बनाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बताना, लंबे गहरे श्वास लें, आईब्रोज के सेंटर पे अपने को पॉइंट ऑफ स्टार रूप में देखें। धीरे धीरे एक एक अंक बिल्कुल हल्का कर दें।
एकदम क्लियर विजन हो, कोशिश करके आंख खुली रखें, आईब्रोज के सेंटर पे मैं पॉइंट ऑफ स्टार परमात्मा का दिव्य लाडला बहुत स्पेशल बच्चा, और महसूस करें वो सुप्रीम फादर अपनी अष्ट शक्तियों और सातों गुणों के साथ मेरे ऊपर आ चुके हैं। जैसे सूर्य से किरणें आती हैं वैसे मुझसे आ रही हैं, परमात्मा से मुझ पर, और एक एक शक्ति को महसूस करें जैसे दुर्गा माँ की आ जाती है, ऐसे एक एक शक्ति मेरे अंदर बाहों के रूप में समाती जा रही है। मेरे और हाथ लगते जा रहे हैं, पावर टू विड्रॉ करने का, समेटने का, समेटने की शक्ति देखें एक हाथ के रूप में, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, एक एक शक्ति स्वयं परमात्मा द्वारा मेरे अंदर समाती जा रही है। स्वयं को शक्तिशाली महसूस करें। जब स्वयं भगवान वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता बना है, तो वर्षे में मुझे आज ये 8 शक्तियां मिली, और आज से मैं शिव शक्ति हूं। शिव की शक्ति जो हमेशा हर परिस्थिति में सही रीति निर्णय कर सामना कर पाए। जब 8 शक्तियां मुझ आत्मा के पास है, तो मैं साक्षी दृष्टा बनकर हर परिस्थिति को ऑब्जर्वर बनकर देखकर पार कर सकती हूँ। अब सभी एक एक्सपेरिमेंट करें, एक परिस्थिति जो सुबह या कल तक हुई हो, जिसमें आपने कुछ गलत ढंग से रिएक्ट करा हो, गुस्सा कर दिया हो, रो दिए हो, स्थिति खराब करी हो, सामने लेकर आए। वो सीन देखें कि सामने वाली आत्मा क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी। क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन था उस टाइम? मैं चुप रह सकती थी या बात को कुछ और ढंग से कह सकती थी। और यदि मैंने कुछ और तरीका अपनाया होता तो रिजल्ट क्या रहता? उस सीन को बदल कर देखें। तो यस, मुझ आत्मा में पावर है किसी भी खराब सीन को अपनी इन शक्तियों द्वारा चेंज कर सकूं। और आज से मैं हर एक सीन में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप को लाकर ही रिस्पॉन्ड करूंगी। आज से प्रॉमिस करें, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी,
रिस्पॉन्ड करूंगी और हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को स्टेबल रखकर जीत पाऊंगी। ओम शांति। दोनों हाथों को रख करें। नमस्ते सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। फेस पे लगाएं, ब्रेन को एनर्जी दें कि मेरा मन बुद्धि एकदम शांत और एकाग्र हो चुका है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति। तो सभी लोग शिव शक्ति बनने के लिए तैयार है ना? हाँ जी। बस तो आज से यही ध्यान रखना है, परिस्थितियां आएंगी लेकिन मुझे कुछ नए ढंग से आप उनको टैकल हैंडल करना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको देखो रिजल्ट भी कुछ नए मिलेंगे, वरना ना हमारा रिमोट कंट्रोल एक ही जगह जाता है। 1 मिनट की एक चीज पूछूं जो सब बताना, कि मान लो आप जंगल में हैं और आपको छोड़ दिया जाए और शेर आ जाए, आप क्या करोगे? एकदम से बताओ क्या करोगे? फटाफट। कंचन बहन, भागूंगी मैं तो। सपना बहन फटाफट बताओ। भागूंगी, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करूंगी। प्रतिमा दीदी, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, जो भी उस समय माइंड में आइडिया जो है। भी उस समय तो आ चुका शेर, अभी के सोचते रहोगे। एक्चुअली ध्यान रखो, जब शेर मतलब कोई परिस्थिति आई तो उसके उस टाइम ऑप्शन बहुत सारे हैं। सांस रोक कर लेट सकते हो, पेड़ पे चढ़ सकते हो, भाग सकते हो, किसी को आवाज दे सकते हो, पास में गाड़ी खड़ी हो तो बैठ सकते हो। ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, पर हम वही ऑप्शन हम भागेंगे जैसे हम बचेंगे। तो जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है कि सामने वाला फिर वैसे ही बोल रहा है, अगर आप नोटिस करें ना, घर में जो कलेश होते हैं वही छोटी छोटी बातों के होते हैं। डेली उनके वही डायलॉग होते हैं, हमारे वही डायलॉग होते हैं, सेम। आपको क्या करना है? अपने डायलॉग चेंज करने हैं। तो देखो परिस्थिति बदलती या नहीं बदलती, ये भगवान सिखाता है। थोड़ा नजरिया बदलो, परिस्थितियां नहीं बदल रही, अपना नजरिया बदलो, अपने बोल बदलो, अपनी सोच बदलो, फिर देखो सीन कैसे बदलते हैं, है ना? नर्क भी तो हम ही ने बनाया, तो स्वर्ग कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। तो स्वर्ग ऐसे ही नहीं धरती पे आएगा, आपके विचारों पर आएगा, फिर आपके घर में आएगा, तब इस दुनिया में आएगा। तो सब इसलिए शिव शक्ति बनकर कुछ नया सोचना शुरू करो। ओके जी, ओम शांति। कल मिलते हैं बहुत स्पेशल चैप्टर के साथ, कोई मिस नहीं करना और बहुत कान खोल के, क्योंकि वो मतलब अगर वो समझ आ गया, क्वेश्चंस नहीं रहेंगे फिर। ओके ठीक है दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति।